देखिए, मुझे लगता है कि पुरानी बिल्डिंग की बहुत सी यादें हैं, इतिहास से जुड़ी हुई भी हैं और हमारे भारत के लोकतंत्र से जुड़ी हुई भी हैं। निश्चित तौर से उसकी यादें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन हम जो नई पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो नए पार्लियामेंट का वास्तु भी परफेक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के विचार अगर पॉजिटिव होंगे तो नई पार्लियामेंट भी हमारी डिस्कशन में जो भी डिसीजन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक परफेक्ट वास्तु वाले पार्लियामेंट में प्रवेश के साथ साथ अपने विचार भी पॉजिटिव रख के जाना चाहिए। तो मुझे लगता है उनका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। अगर हम आपकी बात करें, कोई ऐसी याद आप शेयर करना चाहें उस पुरानी बिल्डिंग की? देखिए, उस पुरानी बिल्डिंग में मैं तो पार्लियामेंट में लगभग 20 साल था और जब मैं लोकसभा में पहली बार चुन के आया तो मुझे लगता है कि बहुत कम उस उम्र में जो है वो लोकसभा में आए होंगे। मुझे जो है वो बहुत एक सकारात्मक वहां पर ऊर्जा मिली और तमाम चीजें मैं देखता हूं कि अभी तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ है, थोड़ा सा राजनीतिक दलों में मतभेद के जगह मनभेद ने जो है वो जगह ली है। लेकिन उस वक्त जो है वो संसद के अंदर कड़ी से कड़ी बात भी हम कहते थे, लेकिन बाहर जो है हमारी मित्रता और हमारे सौहार्द में कमी नहीं होती थी। ये एक बहुत बड़ी विरासत हमारे उस पुरानी पार्लियामेंट की है और उस पुरानी पार्लियामेंट ने तमाम हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, महापुरुषों को देखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी तक, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर के और अब मोदी जी तक, सभी जो संसदीय जो सबका अनुभव रहा है वो निश्चित तौर से हर आने वाली पीढ़ी के लिए सबक भी होगा, संदेश भी होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच की शुरुआत इसी तरह से की है कि समय भले ही कम है इस बार सत्र का, लेकिन काफी बड़ा सत्र होगा और भारत के लिए कई अहम चीजें जो हैं वो पास की जाएंगी। मुझे लगता है कि जो भी सरकार का डिसीजन होगा उस ऐतिहासिक फैसलों में सभी की हिस्सेदारी, भागीदारी हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जो भी विपक्ष भी है और सत्ता पक्ष भी है, सभी लोग उसमें मिलजुल करके अपने चर्चा में हिस्सेदार बने, भागीदार बने और उसमें जो भी जिनके विचार हैं उनको रखें। तो मुझे लगता है कि जो ऐतिहासिक जो भी फैसले होंगे उसके वो हिस्सेदार, भागीदार बनेंगे। रिजर्वेशन बिल का मुद्दा जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है, क्या रुख रहेगा? देखिए, अब तो पार्लियामेंट शुरू हो गई तो अब कयास लगाने से और कयासबाजी से तो काम चलेगा नहीं। जो भी एजेंडा होगा वो लोगों के सामने आ जाएगा। ऑपोजिशन का कहना है कि एजेंडा क्यों नहीं शेयर किया जाता है? पहले कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपोजिशन से देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग भी ये तर्क देते हैं वो कुतर्कों से भरी हुई बातें करते हैं। सरकार जो है वो हमेशा जो एजेंडे कुछ होते हैं वो लाती है, कुछ एजेंडे जो है वो जब सदन चलने लगता है तब आते हैं। ये कोई नया और अजूबी बात तो हो नहीं रही है और ऐसा वो कुछ लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे कि ये कोई अजूबी बात हो रही है। अरे भाई, वो कोई भी सरकार में रहा हो, लगभग 50 साल तो कांग्रेस सरकार में रही। अब पूरा मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते पूरा उसका मैंने जो है वो प्रोसीडिंग्स का वो देखा तो लगभग जो है वो 50% एजेंडे में आता है और 50% सरकार जो है वो जब भी जो आवश्यकता होती है लाती है। और दूसरी चीज, जितनी चीजें एजेंडे में आती हैं वो जरूरी नहीं है डिस्कस हो, उसमें से हो सकता है 2% डिस्कस हो और नई चीजें डिस्कस होने लगी। ये तो पार्लियामेंट का प्रोवेगेटिव है। सर, एक और मुद्दा जो है वो विपक्ष उठा रहा है कि नई बिल्डिंग में अब हम जा रहे हैं तो संजय सिंह और राघव चड्ढा, उनको भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, ये चेयरमैन साहब का, अगर राज्यसभा का कोई सदस्य है तो चेयरमैन साहब का, लोकसभा का कोई सदस्य है तो स्पीकर साहब का ये विशेषाधिकार है। वो जो समझेंगे करेंगे। मुझे लगता है संसद के मर्यादा के को मद्देनजर जो भी उचित होगा वो करेंगे। आखिरी सवाल, तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका कहना है कि अभी भी उस राज्य में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है और उसके चलते बहुत लोगों को भेदभाव का सामना करना है। देखिए, सनातन पर वार का पाखंड कर रहे लोगों को अपने राज्य में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब कुछ लोग जो है वो सनातन पर वार के पाखंड और प्रतिस्पर्धा में तो लगे हुए हैं,
लेकिन अपने राज्य में सुधार की उन्हें चिंता नहीं है। अगर वो अपने राज्य में तमाम जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं और कमियां हैं, उसके लिए उसको करेक्ट करने में समय अपना लगाएं तो वो उनके लिए भी अच्छा होगा और उनके राज्य के लिए भी अच्छा होगा।